गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ERF पॉइंट चैनल पर। बहुत दिनों बाद वीडियो बनने जा रही है। टाइम बहुत कम था, शेड्यूल बहुत बिजी था, इसकी वजह से वीडियो नहीं डल पाई थी। लेकिन अब हम लगातार वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैंने जिम्मा उठाया है बायोलॉजी का, यानी कि बायोलॉजी में टॉप जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरे चैनल पे मैथ की भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो डलेंगी, इंग्लिश की भी और केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी वीडियो डलने वाली है। अब से डेली डलेंगी, जैसे कि पिछली बार होता आया है कि क्लासेस नहीं डल पाती है। हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि हम अपनी तरफ से न डालें, कुछ ना कुछ कठिनाई आ जाती है, लेकिन अब सारी कठिनाइयों को पार करते हुए आपके साथ फिर से हम जुड़ने आ गए हैं, एक नए जुनून, एक नए जोश के साथ। मैं आपको बायोलॉजी के जो बोर्ड में, यूपी बोर्ड में आने वाले जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं, जो संभावनाएं रहती हैं, चाहे पिछले भी जितने भी हम परीक्षाओं को उठा के देख लें, तो उन क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, जिसमें से आज मैं एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है, पहला टॉपिक होगा फूल की संरचना। फूल की संरचना। अब ये तो मुमकिन भी नहीं है कि सिलेबस अभी स्टार्ट करें और खत्म हो जाए, लेकिन हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको कवर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आप अपने जो बोर्ड में जब एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप ये प्रश्न जरूर पाएंगे, किसी ना किसी रूप में पाएंगे। तो ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं, और आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बोर्ड में बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट करके डाल दीजिएगा बायोलॉजी के रिगार्डिंग, तो मैं उसको भी एक पर्सनल वीडियो बनाकर आप पे पहुंचा दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। पढ़ाने का तरीका होगा मेरा हिंदी प्लस इंग्लिश, क्योंकि बच्चे आप इसमें कुछ इंग्लिश मीडियम से भी वाले होंगे, कुछ हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, लेकिन मेरी जो वीडियो है मेन फोकस रहेगा यूपी बोर्ड के लिए। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी इसको क्लास करेगा तो वो भी ऐसा नहीं होगा उसके समझ में ना आए। मैं दोनों मोड के साथ आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो फूल की संरचना को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, मैं जैसे जैसे बना रहा हूं आपको बनाने के लिए आनी चाहिए। ज्यादातर देखा है कि फूल की संरचना ही बनाने के लिए देता है, इससे प्रश्न तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा होता है कि एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे ज्यादा फ्लावर की ही स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, आगे भी बताऊंगा जो भी स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण बनने के लिए आती है, लेकिन सबसे ऊपर कौन सी रहती है, हमारी फ्लावर स्ट्रक्चर। तो उसको प्रारंभ करते हैं, आइए बड़े आसानी से। देखिए, ये वाला भाग जो पौधे के तने से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं पुष्प अक्ष। क्या बोलते हैं? पुष्प अक्ष बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इसको पुष्प अक्ष बोलते हैं, जिसको हम मतलब फूल को पकड़ के तोड़ते हैं। जैसे कि कोई पौधा लगा हुआ है, ये पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा फूल है और ये हमारा कोई फूल लगा हुआ है, इसको यहाँ से इस वाले भाग को पकड़ के तोड़ा तो यही क्या है, हमारा पुष्प अक्ष, जिसको हम पुष्प वृंत भी बोलते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आगे चले। आगे इसमें जो आता है कुछ ऐसा वाला भाग आता है, जिसको हम बोलते हैं पुष्पासन। जिसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन अभी चर्चा भी करेंगे किसका क्या कार्य है, लेकिन हम पहले बनाना तो सीख लें कि क्या है।
पुष्पासन। इसी में से कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसी संरचना आपने देखी होगी जिसको हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं हम? बाह्य दल। पहले मैं हिंदी में बता देता हूं, फिर इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बाह्य दल होता है, समझ में आ गया। इसके अलावा एक फ्लावर में ये कुछ स्ट्रक्चर देखे होंगे आपने प्यारे प्यारे से, जिसको हम दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। ओके बच्चों, बनाना भी देखना कि कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी संरचना होती है, ओके, जिसको हम पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर बोलेंगे। और एक अंतिम पार्ट जो रह गया वो है ये कुछ ऐसे करके, जिसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। देखिए ये पूरे फ्लावर की स्ट्रक्चर बन चुकी है आपके सामने। मैंने सबसे पहले यहां से क्या किया, एक पुष्प अक्ष खींचा, इसके अलावा इस पे पुष्पासन, फिर ये बाह्य दल, फिर स्त्री केस फिर ये पुंकेसर, फिर स्त्री केसर। अब इनके नाम देख लेते हैं इंग्लिश में। पुष्प अक्ष को बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम। इसको स्टेम बोला जाता है। पुष्पासन को रेसिपिकेशल बोलते हैं। कहाँ है पुष्पासन हमारा? इधर। इसके अलावा हम जो हमारा ऊपर ये वाला भाग बनाया हमने, ये प्यारा सा दल, इसको हम पेटल बोलते हैं। और बाह्य दल को हम सेपल बोलते हैं। स्टेमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेमन। और इस तरीके से को पिस्टल या कार्पल कहते हैं। पिस्टल कीजिए या कार्पल कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब इसको पढ़ाना स्टार्ट करें। ये पुष्प अक्ष यानी स्टेम का कार्य मैंने अभी बताया था, इसका ज्यादा कार्य नहीं है। इसका कार्य सिर्फ इसको फ्लावर को पकड़ने का कार्य है। यानी कि इसका कार्य क्या है? फ्लावर को पकड़ने का कार्य है, जिसको हम फ्लावर को पुष्प, इस पौधे से तने को हम तोड़ते हैं तो वो कौन सा भाग होता है पुष्प का? पुष्प अक्ष होता है। इसके अलावा हम ऊपर जैसे जाते हैं तो पुष्पासन, नाम से देखिए पुष्प का आसन, यानी कि जो सारा पुष्प होता है वो किस पर बैठा हुआ होता है? पुष्पासन पर। अब देख सकते हैं पुष्प में ये बाह्य दल भी कहाँ है? पुष्पासन पर है। ये दल भी किसके अंदर है? ये भी पुष्पासन के अंदर ही है। ये पुंकेसर भी है, वो किसके अंदर है? पुष्पासन के अंदर भी है। और जो स्त्री केसर भी है वो कहाँ है? पुष्पासन पे। यानी कि पुष्प के सभी भाग कहाँ निहित है? पुष्पासन में। यानी पुष्प के सभी भाग कहाँ होंगे? पुष्पासन में। अगर प्रश्न में भी पूछा जाए कि पुष्प के सभी भाग कहाँ उपस्थित रहते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो पुष्पासन वो स्थान है। ठीक है, इसके अलावा हम ऊपर चलते हैं। हमने ये देखा बाह्य दल। क्या? ये बाह्य दल। देखिए जब एक होता है तो इसको हम बाह्य दल कहते हैं, और एक फ्लावर में एक बाह्य दल तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो यानी कि एक होगा तो उसको हम बाह्य दल कहेंगे, और बहुत सारे होंगे यानी कि बाह्य दल के समूह को हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। यानी कि जब एक होगा तो उसको बाह्य दल बोला जाएगा, यानी कि एक इकाई होगी तो उसको बाह्य दल बोला जाएगा। लेकिन बहुत सारे बाह्य दल मिल जाएंगे तो उनको बाह्य दल पुंज कहेंगे। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है?
पुष्पासन का तो बता दिया मैंने। पुष्पासन का क्या है कि सारे भाग पुष्प पे ही रहते हैं पुष्पासन पे, लेकिन इसका एक कार्य और बता देता हूं पुष्पासन का। ये पूरे फ्लावर यानी कि पूरे पुष्प के संतुलन करके रखता है, पूरे पुष्प को क्या करता है, ये संतुलित अवस्था में रखता है। यानी कि जो फूल का संतुलन बना हुआ है वो किसके कारण, पुष्पासन के कारण। ठीक है, यानी कि क्योंकि पुष्प के सारे जो भाग है वो कहाँ उपस्थित है, पुष्पासन पे है। अगर पूछा जाए कि पुष्प का संतुलन कौन सा भाग करता है तो वह है पुष्पासन। ओके, बाह्यदल का कार्य क्या है, बाह्यदल जैसे कि अभी मैंने बताया कि बाह्यदल एक है, एक इकाई है तो बाह्यदल बोला जाएगा, और बाह्यदल अगर बहुत सारे हैं तो उसको बाह्यदल पुंज होगा। इसका कार्य है, ये इसके ऊपर जो आपको दल दिख रहा है, एक्चुअली इन दल को कहते हैं हम पंखुड़ियां। क्या कहते हैं, पंखुड़ियां। पंखुड़ियां जो बहुत प्यारी प्यारी सी पंखुड़ियां आपके फ्लावर में देखी होंगी, रंग बिरंगी पंखुड़ियां जो होती हैं, तो उनको ये उसकी कलिकित अवस्था को जो संतुलित करता है वो बाह्यदल क्या है। यानी कि जो कलियों को जो फ्लावर्स की जो पंखुड़ियां उनको संतुलित करने का कार्य किसका है, बाह्यदल। पूरे फ्लावर को संतुलित करने का कार्य है पुष्पासन का, लेकिन उस कलिकित अवस्था को यानी पंखुड़ियों को, उन दलों को संतुलित करने का कार्य किसका है, बाह्यदल का है। समझ में आ गया, ओके क्लियर। इसके अलावा इसमें दल यानी कि पेटल मैंने अभी बताया, ये बहुत प्यारी प्यारी सी पंखुड़ियां होती हैं, रंग बिरंगी पंखुड़ियां होते हैं, जिससे क्या होता है, मनुष्य भी और कीट भी क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। ठीक है, तो इन दल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है फ्लावर में, क्योंकि इन्हीं के कारण, याद रखिएगा पूछा जाएगा, पुष्प का वह कौन सा भाग है जो परागण की क्रिया में, परागण की क्रिया में, याद रखिएगा परागण की क्रिया में सहायता करता है, वो दल ही है। क्या है, दल। क्योंकि ये एक तो रंग बिरंगे होते हैं, तो क्या होता है, इनसे जो कीट होते हैं, खासकर मधुमक्खियां वगैरह, इनसे आकर्षित होती हैं, और ये जब यहाँ आकर बैठते हैं तो इसकी परागण की क्रिया को संभवता करते हैं। अब परागण की क्रिया क्या होती है तो हम इसको आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक फूल की संरचना का है, न कि परागण की क्रिया का। ठीक है, परागण की क्रिया भी आगे पढ़ाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी का। तो अभी बस इतना देखिएगा, जो दल का कार्य क्या है, दल का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है परागण की क्रिया में सहायता करना। कैसे करता है, क्योंकि इनका रंग बहुत चटकीला होता है, रंग बिरंगे होते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, कीट आकर्षित होते हैं। कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा महत्वपूर्ण जो भाग है, सबसे ज्यादा आवश्यक भाग है, उसको है, ये है हमारा पुंकेसर। ये पुंकेसर यानी कि स्टेमन ही फ्लावर का मेल पार्ट होता है, यानी कि नर भाग होता है। ये स्टेमन यानी कि पुंकेसर ही हमारा क्या है, फ्लावर का मेन पार्ट है। मेल बोला हूं मैं, मेल पार्ट, यानी कि ये नर भाग है, और इसी के अंदर ही मेल गैमेट यानी नर युग्मक का निर्माण होता है। क्या क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि पुंकेसर ही आवश्यक भाग है, जो कि पुष्प का नर भाग है। इसी के अंदर ही नर युग्मक का निर्माण होगा। कैसे होगा, चर्चा आगे होगी, क्योंकि टॉपिक फूल की संरचना है तो उस पर ध्यान देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और ये क्या है, फूल का नर भाग यानी कि मेल। अगर एक पुंकेसर है तो इसको हम पुंकेसर ही बोलेंगे, यानी कि फ्लावर में एक पुंकेसर भी नहीं होता है। जब अगर एक है तो उसको पुंकेसर बोला जाता है, एक से अधिक होते हैं यानी कि समूह में होते हैं, तो यानी कि पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं, पुमंग कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं, पुमंग। डेफिनेशन भी यही बनेगी, अभी बताएंगे नीचे नीचे क्या क्या डेफिनेशन बनेगी, अभी क्लियर करेंगे। यानी कि एक होगा तो हम पुंकेसर कहेंगे, बहुत सारे होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, हम पुमंग कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं, ये भी बहुत आवश्यक अंग है। मैं आवश्यक अंग बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी प्रश्न में पूछा जाता है पुष्प के सहायक अंग कौन से हैं और आवश्यक अंग कौन से हैं, तो इसलिए मैं पहले से चर्चा करे दे रहा हूं।
एक तो अभी मैंने आवश्यक अंग किसके ऊपर बोला, पुंकेसर के ऊपर। अब एक और बार फिर से बोल रहा हूं, ये पुष्प का बहुत आवश्यक अंग है, ये दिख रहा होगा आपको। इसको कहते हैं हम स्त्री केसर। इसको क्या कहते हैं हम? स्त्री केसर, पिस्टल या कार्पल, पिस्टल या कार्पल, स्त्री केसर। ये पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प का क्या भाग होता है? मादा भाग, यानी कि ये पुष्प में फीमेल होती है। क्या होती है? फीमेल। और इसी के अंदर ही फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसके अंदर? इस स्त्री केसर के अंदर। और इसे भी जब ये एक होती है तो हम इसको स्त्री केसर कहते हैं। और अगर ये फ्लावर में एक से अधिक होती है, यानी कि बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं, तो हम उसको जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। यानी कि स्त्री केसर के समूह को हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण। अब इधर देखिए, पुंकेसर में क्या हो गया? नर युग्मक का निर्माण। और स्त्री केसर में क्या हो गया? मादा युग्मक का निर्माण। अब इतना तो आपको मालूम ही है, स्त्री केसर जब स्त्री केसर से मादा युग्मक मिलेगा आएगा, और पुंकेसर से जब नर युग्मक आएगा, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, प्रोसेस होगा, जिसको हम निषेचन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, निषेचन। वो किसके द्वारा होगा? जब इससे हम फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक का निर्माण कर देंगे, और पुंकेसर से हम मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक का निर्माण कर देंगे। जब इन दोनों को मिलाएंगे, जिस माध्यम से मिलाएंगे उसको हम परागण की क्रिया कहेंगे, और जब ये मिल जाएंगे तो हम इसको निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहेंगे। समझा भी? यानी कि इसमें से जब मादा युग्मक मिलेगा और इसमें से हम जब नर युग्मक मिलेगा, जब इन दोनों को मिलेगा, जिस माध्यम से ये मिलेंगे, उस क्रिया को हम परागण की क्रिया कहेंगे। समझाएंगे आगे, अभी हम जस्ट बता रहे हैं। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? परागण की क्रिया कहेंगे। अब जब ये आपस में मिल जाएंगे तो ये क्रिया कहलाती है निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, समझ में आया? अब मैं आपको बता दूं डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे। पहले तो आप याद रखिएगा, पुष्प अक्ष में लिखेंगे आप तो एक तो मैं एक अलग क्लियर अभी स्टार्ट कराऊंगा, उससे पहले आप ये देख लीजिए। हाँ, इसको अलग से मिटा देता हूं या फिर ऐसे बता देता हूं, ठीक है? आप याद रखिएगा। प्रश्न यह होगा कि पुष्प के आवश्यक तथा सहायक अंग का वर्णन कीजिए। पुष्प में मात्र चार ही अंग होते हैं एक्चुअली, क्योंकि पुष्प ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला नहीं है। ये तो तने से जुड़ा हुआ भाग है। पुष्प कौन सा है? ऊपर वाला भाग। तो इसमें चार अंग ही होते हैं। तो यानी कि पुष्प के चार महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें से दो आवश्यक होते हैं और दो सहायक होते हैं। यानी कि आपको पता है ये बाह्य दल ये किसमें सहायता कर रहा है? कलिकित अवस्था में, तो ये सहायक अंग है। आपको मैंने दल भी बताया, ये भी सहायता कर रहा था किसमें? परागण की क्रिया में। तो यानी कि ये बाह्य दल और दल ये सहायक अंग है। ये दोनों कैसे हैं? सहायक है। और इनमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। यानी कि पुंकेसर में क्या बन रहा है? नर युग्मक। और स्त्री केसर में क्या बन रहा है? मादा युग्मक। तो ये स्त्री केसर और पुंकेसर ये कैसे हैं? आवश्यक अंग है। स्त्री केसर और पुंकेसर कैसे हैं? आवश्यक। और जो सहायता करते हैं किसमें सहायता? एक कलिकत को अवस्था में सहायता कर रहा है, एक परागण की क्रिया में सहायता कर रहा है। तो यानी कि दल और बाह्य दल सहायक अंग है, और स्त्री केसर और पुंकेसर कैसे है? आवश्यक अंग है। बहुत आराम से याद हो गया होगा आपको। आगे हम अब डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। पुष्प अक्ष को अगर हम हेडिंग डाल के लिखे तो लिखेंगे बच्चे, आप चाहे कॉपी पेन का यूज भी कर सकते हैं। ये पुष्प का वह भाग होता है जिसको हम पकड़ के तोड़ते हैं, या फिर जो तने से हम जिससे फूल को पकड़ के तोड़ते हैं, बस पर्याप्त है। पुष्पासन ये पुष्प का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जो कि या फिर ऐसे लिख सकते हैं पुष्पासन पुष्प का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि पुष्प के सभी अंग पुष्पासन पर ही अव्यवस्थित रहते हैं, तथा पुष्प का संतुलन पुष्पासन ही बनाए रखता है। पर्याप्त है इतना। आगे चलते हैं। दल बाद में पढ़ेंगे, पहले बाह्य दल देख लेते हैं। बाह्य दल पुष्प का वह भाग है जो कि
कलिकित अवस्था को संतुलित करता है। बाह्यदल पुष्प का वह भाग है जो कि कलिकित अवस्था को संतुलित करता है तथा बाह्यदल के समूह को हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। अब अलग हेडिंग भी डाल के लिख सकते हैं, बाह्यदल पुंज अलग से हेडिंग डाल दिया और लिख सकते हैं कि बाह्यदल मतलब बाह्यदल के समूह को हम बाह्यदल पुंज कहते हैं, या फिर आप बाह्यदल में ही एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आप समझे। इसके अलावा हम दल देखते हैं। दल पुष्प का वह भाग है जिससे जो परागण की क्रिया में सहायता करता है, जो परागण की क्रिया में सहायता करता है। क्यों करता है लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चटकीले रंग के होते हैं जिसके कारण कीट भौरे जो क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। ठीक, समझ में आ गया ये वाला भाग। ऐसे ही पुंकेसर में लिखेंगे आप। पुंकेसर में क्या लिखेंगे, या फिर हम दल में भी एक चीज और भूलते जा रहे हैं, यानी कि दल लिखा या तो उसी में लिख देंगे जब दल हेडिंग लिख रहा था कि दल के ही समूह को हम दलपुंज कहते हैं, या फिर अलग से दलपुंज हेडिंग डाल के लिख लेंगे कि दल के समूह को हम दलपुंज कह देंगे। जैसा आप समझे उसी हिसाब से लिखेंगे। इसके अलावा पुंकेसर ये पुष्प का बहुत आवश्यक अंग है या फिर आवश्यक भाग है, क्योंकि ये पुष्प का नर भाग होता है जिसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे ही हम स्त्री केसर में लिखेंगे। यह भी पुष्प का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये थी फूल की संरचना, बड़े आराम से बन गई, कोई डिफिकल्ट नहीं आई। अगर इसमें भी बताना चाह रहा था मैं, जैसे कि आप फिर से बोलूं, चाहे पुंकेसर लिख रहे थे तभी डाल सकते थे कि तथा पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं, या तो पुमंग अलग से हेडिंग डाल के लिखिए पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं। वही केस स्त्री केसर में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था फूल की संरचना का। ये सिर्फ स्ट्रक्चर देखा है हमने, क्या देखा है, स्ट्रक्चर देखा है। तो बस इतना ही समझना है आपको, और इससे पूरा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का आधार बन जाता है आपको, क्योंकि जो पूरी चैप्टर की जितनी भी सारी क्रियाएं हो रही है सारी इसी के अंदर हो रही है। चाहे हमें लघु बीजाणु धानी पढ़ रहे हैं, हम गुरु बीजाणु धानी पढ़ रहे हैं, सारी क्रियाएं इसी के अंदर ही हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वापस से वीडियो कर लीजिए पीछे और एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बायोलॉजी में, जो कि आपको टारगेटेड वीडियो मिलेगी, जो कि बोर्ड 2023 में आपको मिलने वाली होंगी। जैसा कि आपको पास स्कीम मिल भी गई होगी, और एक बार आपको मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों के पास स्कीम नहीं गई हो तो जितना मैं बता रहा हूँ देखिए आपको। जैसे कि मुझे अभी जो शेड्यूल है वो 16 फरवरी को आपका किसका है आपको पता ही है, इंग्लिश का है। फिर अपना 23 फेब को आपको मालूम है किसका है, इंग्लिश का है। 27 फेब को आपका ये बायोलॉजी या फिर जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, या चिंता मत कीजिए, मैथ वालों के लिए भी डालेंगे। जो भी आप अगर कमेंट करेंगे तो मैथ वालों के लिए भी आएगी, मैथ वालों के लिए है। फिर इसके बाद 1 मार्च को जो है आप लोगों का फिजिक्स या केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स का पेपर है, या तो यहाँ केमिस्ट्री का होगा देख लीजिएगा, और 3 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। ये ऊपर नीचे हो सकता है स्टूडेंट, तो देख लीजिएगा आप लोग। ये आप लोगों के ये स्कीम है, और हमारा जो है 27 फेब को पेपर है बायोलॉजी का। तो तब तक मैं आपको बहुत कुछ कवर करा चुका हूँगा, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। खासकर ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है, और जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ जिन विद्यार्थियों को जो मेरे साथ रूबरू होते हैं डेली, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप बाय चांस भूल गए हैं तो आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये अपनी जो वीडियो का लिंक बना के अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा, ERF पॉइंट ग्रुप में। आप उसमें आराम से डेली देखिए, और जिसने भी नहीं देखी उसके पास भेज दीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो आपके बोर्ड के 2023 एग्जाम में आपको पेपर में आपको मिलने वाले होंगे। फिर आप अगर आप इसको
कर ले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा हाँ सर ने कुछ ना कुछ तो पढ़ाया है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा। इतना तो है नहीं कैपेसिटी अभी, या फिर मेरा इतना हाई पावर तो हूँ नहीं कि एक साथ सिलेबस कंप्लीट करा दूं। तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट चलेगा। तो आज हमने फूल की संरचना पढ़ाई, कल फिर से आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।